नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 3 मानव विकास। दोस्तों, इस लेसन का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की प्रक्रिया की। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए वृद्धि अनिवार्य है। आगे हम पढ़ चुके हैं कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि नहीं तो विकास संभव नहीं, इसीलिए विकास के लिए वृद्धि अनिवार्य है। वृद्धि की पीठ पर विकास की सवारी आगे चलती है। विकास तो पूर्णता, परिपक्वता के ओर की गति है। तो विकास को तो हम पहले वीडियो में भी समझे थे, अभी भी कुछ बातें हमने की, किंतु इस विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन से ऐसे तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं? विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण अनुवंश और पर्यावरण होते हैं। हम देखते हैं कि समाज में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से समान दिखाई देने वाले जुड़वा बालकों में भी स्वभाव, विचार, आवेग आदि मुद्दों में भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य को अनुवंश में रंग, रूप, कद, काठी, ऊंचाई, आंखें और बाल का रंग मिलता है। अनुवंश में मिले हुए लक्षणों का विकास उसे प्राप्त होने वाले पर्यावरण पर आधारित है। और इस प्रकार देखें तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य दो परिबल हैं। पहला अनुवंश और दूसरा पर्यावरण। तो आइए सबसे पहले हम अनुवंश को समझते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाले जैविक लक्षण अर्थात अनुवंश, यानी कि एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को सरलता से प्राप्त होने वाले जो लक्षण है उसे अनुवंश कहा गया है। लेकिन ये कैसे मिलते हैं? तो गर्भाधान के समय माता पिता से संतान को मिलने वाले 23 कुल 46 रंगसूत्र, और इस प्रकार माता से 23 और पिता से 23 जो 46 रंगसूत्र बालक को जन्म के साथ ही मिलते हैं। उन रंगसूत्रों में जनिन तत्व होते हैं और ये जनिन तत्व आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। यानी कि प्रत्येक रंगसूत्र में 3000 से भी अधिक जनिन तत्व होते हैं। माता पिता से प्राप्त जनिन तत्वों का संयोजन किस प्रकार होगा यह निश्चित नहीं होता, और इसीलिए एक ही माता पिता के संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। उनका व्यवहार, उनके कुछ लक्षण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये जो जनिन तत्व होते हैं वही माँ बाप के लक्षणों को लेकर बच्चों में आते हैं, और इसीलिए जिस प्रकार का जनिन कोश उसी प्रकार की जाति उत्पन्न होती है। यानी कि मनुष्य से मनुष्य और प्राणी से प्राणी का जन्म होता है। मनुष्य से किसी प्राणी या पक्षी का जन्म नहीं हो सकता। जैसे खेत में हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगेगा, बाजरा बोएंगे तो बाजरा। उसी प्रकार जिस तरह के जनिन कोश उस प्रकार की जाति का जन्म। तो जनिन तत्वों के माध्यम से जो गुणधर्म और लक्षण बालक में आते हैं उनको दो विभाग में बांटा जा सकता है। एक तो अप्रकट अथवा प्रच्छन्न अनुवंश जिसे जीनोटाइप कहते हैं, और दूसरा प्रकट अथवा प्रभावी अनुवंश जिसे फिनोटाइप कहते हैं।
अप्रकट अनुवंश और प्रकट अनुवंश को समझते हैं। जनिन तत्वों के संयोजन में जो गुण, धर्म और लक्षण होते हैं वे बालक के आंतरिक गठन में होते हैं। जो प्रकट रूप से दिखाई देते नहीं है उसे अप्रकट अनुवंश कहते हैं। इसमें शरीर का बढ़ना तथा व्यक्ति की समझ शक्ति, सूझबूझ और बोधात्मक प्रक्रियाएं आती है। दूसरा है प्रकट अनुवंश। जो गुण, धर्म या लक्षण व्यक्ति में प्रकट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें प्रकट या प्रभावी अनुवंश कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई, वजन, आंखों का रंग, बाल, चमड़ी का रंग, शरीर की बनावट, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकट रूप से हमें दिखाई देती हैं। माता पिता का जैसा शारीरिक रंग होता है वैसा ही बच्चों में आता है, बालों का रंग भी और आंखों का भी। ऐसे प्रकट रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। ये दोनों, जीनोटाइप और फिनोटाइप, दोनों आनुवंशिक है और रंगसूत्रों में स्थित जनिन तत्वों के माध्यम से मिलते हैं। किंतु व्यक्ति के विकास में सिर्फ अनुवंश ही नहीं है, अनुवंश के उपरांत अन्य परिबलों का भी योगदान रहता है। जैविक, बोधात्मक, सामाजिक, स्नेह प्रदान प्रक्रियाएं भी प्रभावित करती है। इसके साथ अनुभव तथा परिपक्वता का भी योगदान रहता है। तो इनका योगदान किस प्रकार का है, आइए समझते हैं। जैविक प्रक्रियाएं यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मनुष्य का विकास अधिकतर जनिन तत्वों पर आधारित होता है। यह जैविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं माता पिता की ओर से अनुवंश में जनिन तत्वों के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि शरीर का बढ़ना, डायबिटीज होना, हृदय रोग होना आदि जैवीय प्रक्रिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि माता पिता में से किसी को डायबिटीज या हृदय रोग होता है तो उनके बच्चों में भी वह पाया जाता है। यह जैविक प्रक्रिया है। दूसरा है बोधात्मक प्रक्रियाएं यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस। विकास में होने वाले कई बदलाव चिंतन, अनुभूति, समस्या समाधान, सूझबूझ, भाषा प्रयोग आदि मनोव्यापारों के साथ संलग्न होते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। बोधात्मक प्रक्रियाओं में वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक समान परिस्थिति में भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे कि बात करें तो रास्ते में वाहन टकरा जाए तो शांत मन वाला स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो माफी मांगेगा और सरलता से उस घटना को खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जबकि उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति होगा तो अंधा है, दिखाई नहीं देता, इस प्रकार की बातें करेगा और झगड़ा करेगा। तो ये बोधात्मक प्रक्रिया है। यह स्वभाव भी बालकों में माँ बाप से आता है। तीसरा है सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाएं यानी कि सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। व्यक्ति के विकास में सामाजिक वातावरण का भी योगदान होता है। एक ही माता पिता के दो बालकों का अलग अलग वातावरण में लालन पालन होता है तो दोनों में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। कोई बालक भारत में पलता बढ़ता है और दूसरा, एक ही माँ बाप का दूसरा बच्चा अमेरिका में पलता बढ़ता है तो दोनों में सामाजिक सांवेगिक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैव अनुवंश एक समान होने के बावजूद सामाजिक सांवेगिक प्रभाव अलग अलग होता है। एक ही घर में रहने वाले दो बच्चों के बीच भी माता पिता अगर बालकों के पालन पोषण में भेदभाव रखे, उनको देने वाले स्नेह में भेदभाव रखे तो उसका प्रभाव भी बालकों में दिखाई देता है। व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है पर्यावरण। तो आइए अब समझते हैं कि पर्यावरण
व्यक्ति के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। व्यक्ति के विकास पर व्यक्ति जिस स्थान भौगोलिक परिस्थिति में जीता है उसका प्रभाव पड़ता ही है। जैसे वातावरण में व्यक्ति जीवन जीता है वैसा ही वह सीखता है और वैसा ही व्यवहार वह दूसरों के साथ करता है। यह उसके विकास पर प्रभाव डालता ही है। इसके लिए हम दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान समझते हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने बालक के विकास के मुख्य 3 भाग किए हैं। पहला घर, दूसरा विद्यालय और तीसरा समवयस्क। ये तीनों परिबल बालक को शारीरिक, सामाजिक और अन्य व्यक्तियों के साथ आंतर क्रिया और बाह्य चेष्टाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसका असर बालक पर होता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं घर की। घर का स्थान, घर का प्रकार, रहने खेलने का खुलापन, सुविधाएं, खिलौने, घर के व्यक्ति और पड़ोसी, ये सारी चीजें व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। क्योंकि व्यक्ति का घर कैसा है, बड़े से महलनुमा मकान में रहने वाला व्यक्ति और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, उसमें अंतर तो होता ही है। उसके साथ साथ व्यक्ति जहाँ पलता बढ़ता है वहाँ उसे रहने खेलने के लिए कितना खुलापन मिलता है, घर में से कैसी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती हैं, उसको खेलने के लिए कैसे खिलौने मिलते हैं। इतना ही नहीं, उसके घर के व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पड़ोस के लोग उसके कैसे हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार दुर्गानंद जी ने जो बताया है कि घर व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा विद्यालय में गुजारता है और इसीलिए विद्यालय का प्रकार, शिक्षा का माध्यम, शैक्षिक सुविधाएं, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक, अभ्यास के विषय, शिक्षक और विद्यार्थी संबंध, ये सारी चीजें व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालती हैं। विद्यालय का प्रकार कैसा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बच्चा अगर गुजराती माध्यम में पढ़ता है या हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है तो उसका भी फर्क होता है, वह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। साथ ही उसको प्राप्त होने वाली जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, स्कूल आने जाने की सुविधाएं, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह हैं, ट्यूशन, आने जाने की व्यवस्था, ये सारी जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वह भी उसके विकास को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, स्कूल का वातावरण कैसा है यह भी बहुत मायने रखता है। अगर स्कूल में बालक को किसी प्रकार की असुविधा है या उसे कोई परेशानी है तो उसके विकास पर वो प्रभाव डालता ही है। इतना ही नहीं, स्कूल में जो शिक्षक जिनके साथ बालक ज्यादातर समय व्यतीत करता है, वह शिक्षक, उसके स्वभाव, वो भी व्यक्ति के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। साथ ही बालक जिस विषय को लेकर पढ़ता है वह, इतना ही नहीं, शिक्षक विद्यार्थी संबंध भी बालक के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय का भी बालक के विकास पर प्रभाव होता है। तीसरा है समवयस्क, यानी कि उसकी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं वह, यानी कि उसके मित्र। तो विद्यालय के मित्र, आस पड़ोस के मित्र और उन मित्रों की प्रवृत्तियां, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, उनमें होने वाली जो आंतर क्रिया है, उनके बीच होने वाली बातें, बचपन के अनुभव, बालक के कपड़े, घर और मित्रों में उसका जो स्थान होता है और सम्मान होता है तथा उसे मिलने वाला भोजन, ये सारी चीजें भी बालक के विकास पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। क्योंकि बालक का अगर अपने ग्रुप में कोई महत्व नहीं रहता या बालक को सारे जो उसके समवयस्क मित्र है वो उसे इग्नोर करते हैं, यानी कि
अपने साथ शामिल नहीं करते, तब भी उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उसको मिलने वाले कपड़े, दूसरे बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वह जो पहनता है, उसमें भी अगर भारी अंतर होता है तो उसका भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए तो विद्यालय में यह व्यवस्था होती है कि यूनिफॉर्म पहनना होता है बच्चों को, ताकि एक बच्चा रोज नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहन कर आता है और दूसरा बच्चा एक ही कपड़ा पहनता है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही है। ऐसा न हो, इसीलिए तो स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें भी उसके हम उम्र जो दोस्त होते हैं वह भी बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। दुर्गानंद सिन्हा जी ने परिवार, विद्यालय और समवयस्क के साथ साथ 3 और बातों का भी जिक्र किया है और उसका भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है यह बताया है। तो कौन सी है वह 3 बातें, आइए उसको भी समझ लेते हैं। पहला है सामान्य भौतिक वातावरण। बालक जिस भौगोलिक वातावरण में रहता है उसको भी जानना आवश्यक है, तभी उसके विकास को समझ सकते हैं। बालक ठंडे प्रदेश में रहता है या गर्म प्रदेश में, पहाड़ी विस्तार में रहता है या वन प्रदेश में, रण प्रदेश में रहता है, तो इन सारी भौगोलिक परिस्थितियों का भी बालक के विकास पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग शांत स्वभाव वाले होते हैं और गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग गुस्से वाले होते हैं। यानी कि बालक जिस भौगोलिक वातावरण में रहता है उसका भी उसके रहन सहन, उसके विचार, उसके काम करने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता ही है। दूसरा है संस्थाकीय ढांचा। यानी कि बालक किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म का है, ये बातें भी उसके विकास को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जिस जाति, वर्ग या धर्म में वह रहता है, पलता है, बढ़ता है, वैसा वातावरण, वैसा पर्यावरण उसे मिलता है, जिसके कारण उसकी विशिष्ट भूमिका की अपेक्षा बनती है। और इसीलिए तो हम देखते ही है कि शहर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं और गांव में रहने वाले होते हैं उनमें काफी अंतर होता है, उनका व्यवहार अलग ही प्रकार का होता है। इतना ही नहीं, घर में बालक जहाँ रहता है वहाँ भी अगर लोकशाही का वातावरण है तो बच्चे का विकास अच्छा होता है और वह खुलकर जीता है और अपने विचारों और अपनी भावनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति कर सकता है। वो अंतर क्रिया करने में झिझकता या डरता नहीं है। जबकि तानाशाही परिवार होता है जहाँ एक ही व्यक्ति जो कहे वही करना है और डर का माहौल होता है, तो ऐसे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वह अंतर्मुखी हो जाते हैं और लोगों से मिलने जुलने में डरते झिझकते हैं और अकेले अकेले रहते हैं। तो यह जो संस्थाकीय ढांचा है उसका वातावरण भी व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। तीसरा है सामान्य सुविधाएं। व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं, पौष्टिक आहार, पानी, ये सारी चीजें भी प्रभाव डालती है, क्योंकि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, यह भी अगर उपलब्ध न हो तो बालक का विकास अच्छी तरह से होता नहीं है। इन सारी सुविधाओं का बालक के शारीरिक, मानसिक विकास तथा तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है। जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, ऐसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं। यही नहीं, बच्चों को अपनी शक्तियां और अपनी अभिरुचि के अनुसार सुविधा एवं वातावरण मिलना भी जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे में अभिरुचि और शक्ति भी होती है, किंतु उसको ऐसा वातावरण नहीं मिलता, उसको ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित करे और उसका विकास करे, तो उसका विकास वहाँ अवरुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वह भी व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना, विवाह करना, व्यवसाय प्रारंभ करना। ये सारी चीजें भी ऐसी हैं, अगर बालक को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता तो वह उसके विकास को प्रभावित करता ही है। जिसका विवाह नहीं होता उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। व्यवसाय का प्रारंभ करना है लेकिन उसके लिए अगर पैसे नहीं हैं तो व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाते, तो उसका असर भी होता है। इतना ही नहीं,
तलाक हो जाता है, या व्यवसाय में परेशानी होती है, या आर्थिक परेशानी होती है, या परिवार के मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। तो आज हमने देखे व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण दो कारक, अनुवंश और पर्यावरण। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।